Hello friends, my name is Arpita Majumdar and I am back only for you with a new chapter, user defined data types from class 11th. So first of all, I want to introduce you with the word user defined data type. What is a user defined data type? क्या होता है ये? So we are heading with the help of language C++. So C++ के लैंग्वेज में अगर हम यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स को एक्सप्लेन करें तो C++ हमें कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिससे कि यूज़र यानी कि हम प्रोग्रामर्स जो हैं वो अपने हिसाब से एक डेटा टाइप क्रिएट कर सकते हैं और इनमें आप अपने हिसाब से वेरिएबल्स बिल्ड कर सकते हैं और उन वेरिएबल्स को एक साथ एनकैप्सुलेट कर सकते हैं उस डेटा टाइप में. सो बेसिकली यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम अपने मनपसंद का एक डेटा टाइप क्रिएट कर सकें. इनमें कई तरह की चीज़ें आती हैं जैसे स्ट्रक्चर है, देन क्लास है, यूनियन है. लेकिन आज हम सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि 11th के सिलेबस में ओनली स्ट्रक्चर है यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स में. सो सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर जैसे कि आपको वर्ड से ही क्लियर है कि स्ट्रक्चर किसी एक तरह का बिल्डिंग ब्लॉक होगा जिसमें कि कुछ वेरिएबल्स होंगे डेटा टाइप्स के और कुछ मेथड्स अगर आप डालना चाहते हैं तो. अदरवाइज इट इज़ नॉट नेसेसरी कि किसी भी स्ट्रक्चर में मेथड्स भी हों. सो स्ट्रक्चर किस तरह का होगा? सपोज से फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर अगर आप जानना चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर जो सेंटेंस है ये स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम जैसे सपोज हमारे पास एक आइटम नाम का स्ट्रक्चर है. स्ट्रक्ट वर्ड का हम यूज़ करते हैं. स्ट्रक्ट इज़ अ कीवर्ड, यहाँ पे स्मॉल एस होगा. स्ट्रक्ट इज़ अ कीवर्ड जो कि हम स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए यूज़ करते हैं. सपोज हमने एक आइटम नाम का स्ट्रक्चर बनाया. दिस इज़ यूज़र डिफाइंड, मतलब आप अपने मनपसंद का कोई भी नाम रख सकते हैं किसी भी स्ट्रक्चर का. सो स्ट्रक्चर की स्पेशलिटी ये होती है कि स्ट्रक्चर हमेशा सेमीकोलन से ख़त्म होता है. सो अगर हम यहाँ पे एक सेमीकोलन लगा देते हैं तो दिस विल रेफर टू द वेरी बेसिक स्ट्रक्चर विच वी डिफाइंड बाय द नेम आइटम. इसमें कोई भी डेफिनेशन नहीं है इसकी, तो ये सबसे बेसिक तरह का स्ट्रक्चर होगा जिसमें कोई डेफिनेशन नहीं है. हमने सिंपली एक कीवर्ड का यूज़ किया स्ट्रक्ट और उसके अंदर एक मैंने स्ट्रक्चर बिल्ड किया जिसका नाम आइटम है. सो नाउ डेफिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर, किस तरह से हम डेफिनेशन दे सकते हैं. लेट्स सी. स्ट्रक्ट हमने लिखा, कीवर्ड यूज़ किया, आइटम हमने स्ट्रक्चर का नाम दिया. सपोज अगर हमें इसमें कुछ डेफिनेशन भी डालना है, डिफाइनिंग द स्ट्रक्चर, हम यहाँ पे सेमीकोलन हटा देंगे. देन वी विल स्टार्ट फ्रॉम अ कर्ली ब्रेसेस. एक कर्ली ब्रेसेस से हमने शुरू किया एंड ऑफ कोर्स एक ओपन हुआ है तो एक क्लोज भी होगा. और जैसे कि मैंने आपको इसके पहले बताया कि स्ट्रक्चर हमेशा किससे एंड होता है? सेमीकोलन से एंड होता है. सो हियर विल बी अ सेमीकोलन. सो ये तो हो गया कि हाँ मैंने एक कर्ली ब्रेसेस ओपन किया, कर्ली ब्रेसेस क्लोज किया और इसके बीच में कहीं हमारा डेफिनेशन होगा इस आइटम का. सो नाउ अब अगर हमें सपोज कीजिए कि हमें कुछ डेफिनेशंस इसमें डालना है. अभी मैंने इसमें कुछ डाला नहीं है, बस मैंने ऐसे ही बता दिया कि इन दोनों कर्ली ब्रेसेस के अंदर डेफिनेशन होगा. सपोज इस स्ट्रक्चर में हमें कुछ चाहिए. सपोज मुझे एक इंटीजर वैल्यू चाहिए और एक स्ट्रिंग वैल्यू चाहिए.
सो व्हाट विल बी डू, हम यहाँ पे एक इंट वेरिएबल लेते हैं, सपोज रोल नंबर, एंड एक स्ट्रिंग वेरिएबल लेंगे, अगेन दिस एस विल बी स्मॉल and name, suppose. So we want to build a structure which can store the names and the roll number of students. So हमने एक integer लिया roll number के लिए और एक string लिया नाम के लिए. So अब हमारा structure जो है वो पूरी तरह से तैयार है, इसका definition लिख चुका है. मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि स्ट्रक्चर का बाय डिफ़ॉल्ट जो विजिबिलिटी मोड होता है, दैट मीन्स कि इसके डेटा मेंबर्स को अगर हम स्पेसिफाई नहीं करते हैं कि क्या है, प्राइवेट है या पब्लिक है या प्रोटेक्टेड है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक करता है सारे डेटा मेंबर्स को, एंड क्लास में डेटा मेंबर्स विल बी बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट. यही डिफरेंस होता है स्ट्रक्चर और क्लास में. वन मोर थिंग, क्लास के केस में आप नोटिस करेंगे कि सेमीकोलन कर्ली ब्रेसेस के बाद नहीं होता है, लेकिन स्ट्रक्चर में हम सेमीकोलन लगाते हैं. सो दीज आर सम बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड क्लास. स्ट्रक्चर को हम किसी और पर्पस के लिए यूज़ करते होंगे, क्लास को हम किसी और पर्पस के लिए यूज़ करते होंगे. सो नाउ व्हाट वी हैव डन कि हमने एक स्ट्रक्चर बनाया आइटम नाम का, इसमें दो डेटा मेंबर्स डाले, एक रोल नंबर इंट टाइप का और एक नाम स्ट्रिंग टाइप का. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल. ये तो हमने कर लिया, स्ट्रक्चर बना लिया, लेकिन इसका हम वेरिएबल नहीं क्रिएट करेंगे तो इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज अगेन सिमिलैरिटीज़ क्या हैं क्लास और स्ट्रक्चर में, कि स्ट्रक्चर और क्लास जो होता है दे आर ओनली ब्लू प्रिंट ऑफ समथिंग विच हैव बिल्ड इनसाइड द स्ट्रक्चर और क्लास. सो इस ब्लू प्रिंट को हमें यूज़ करने के लिए वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी. सो कैसे वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे? दो तरीके हैं वेरिएबल डिक्लेयर करने के. सबसे पहला ये है कि हम यहीं पे वेरिएबल का नाम लिखते हैं, सपोज I1. Now here I1 will be considered as the variable of this particular structure item. इस वेरिएबल का यूज़ हम आगे कर सकते हैं, कैसे करेंगे वो आगे देखेंगे. ये पहला तरीका हो गया. सेकेंड तरीका क्या है कि हम सपोज कि हमने एक क्लास बनाया टेस्ट, इसके अंदर इंट मेन है, एंड इंट मेन के अंदर हमने इस I1 को यूज़ किया. फर्दर कैसे यूज़ करेंगे? मे भी हो सकता है ये एक तरीका है स्ट्रक्चर डिक्लेयर करने का. हमें नीड पड़ी कि हमें एक और वेरिएबल की ज़रूरत होगी इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के, तो हमने क्या किया, यहाँ जहाँ हमें यूज़ करना है इंट मेन के अंदर, यहाँ हमने एक और स्ट्रक्चर अपना वेरिएबल ले लिया आइटम I2, कुछ इस तरह से. सो अब हमारे पास दो तरीके हैं वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के स्ट्रक्चर के. अगर हमें पता है पहले से ही कि हमारे कितने मतलब वेरिएबल्स यूज़ होंगे पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर का, तो हम इस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं. अगर हमें पता नहीं है तो हम जस्ट यूज़ करने के पहले डिक्लेयर करके देन वी कैन यूज़. सो ये टेक्निक है डिक्लेयरिंग स्ट्रक्चर वेरिएबल्स. नेक्स्ट इज एक्सेसिंग स्ट्रक्चर एलिमेंट्स. स्ट्रक्चर एलिमेंट्स कहने का मतलब यही डेटा मेंबर्स हैं जो यहाँ पे हमने डिफाइन किया है स्ट्रक्चर के अंदर. सो अगर हमें इन एलिमेंट्स को यूज़ करना है स्ट्रक्चर के अंदर के, सो हमें क्या करना है, दैट मीन्स हम यूज़ करेंगे तो ऑफ कोर्स वेरिएबल की हेल्प से करेंगे. नाउ हमारे पास दो वेरिएबल्स यहाँ पे अवेलेबल है. सपोज हमें दोनों में इनपुट लेना है डेटा. क्या लेना है? रोल नंबर एंड नेम. सो
क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे सपोज कीजिए कि मुझे I1 में रोल नंबर एंड नेम को इनपुट लेना है। किस तरह से लेंगे, सी इन करना पड़ेगा ऑफ कोर्स, इस तरह से, क्योंकि हम पहले इंट ले रहे हैं, सो सी इन में और कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमारा वेरिएबल का नाम क्या है, I1 एंड हमारे डेटा मेंबर का नाम क्या है, रोल नंबर। सो अब यहाँ पे कुछ मिसिंग लग रहा होगा आपको, हम यहाँ पे डॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। डॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर के मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए। सो हियर हम क्या कर रहे हैं, सी इन और I1 में हम रोल नंबर को I1 के रोल नंबर में हम इनपुट ले रहे हैं, इंटीजर। नाउ अगर हमें स्ट्रिंग में लेना है तो एज यू ऑल नो, स्ट्रिंग के लिए हम क्या करते हैं, सी इन डॉट गेट, ये स्ट्रिंग इनपुट लेने के लिए यूज़ करते हैं हम। और इसको लिखने का तरीका कुछ इस तरह का है, I1 डॉट नेम, क्योंकि हमें नेम में स्टोर कराना है, और साइज़ इसकी सपोज मैंने ले ली 50। सो क्या करेगा ये, 50 साइज़ के जितना भी 50 साइज़ के अंदर जितना भी डेटा होगा उसको यहाँ पे ये इनपुट लेगा और किस में स्टोर कर देगा, I1 के नेम में स्टोर कर देगा। So this is the basic technique by which we can access the members of a structure. इसी तरह से हम I2 के लिए भी कर सकते हैं in the same manner, कोई भी डिफरेंस नहीं है, चाहे आप यहाँ पर डिक्लेयर करें या यहाँ पर डिक्लेयर करें। इस तरह से सो एज यू कैन सी कि यहाँ पे I2 डिक्लेयर किया मैंने, I1 को यहाँ पे डिक्लेयर किया, लेकिन उनके मेंबर्स को एक्सेस करने का तरीका बिल्कुल सेम था, कोई भी डिफरेंस नहीं था। सो दैट डजेंट मैटर्स कि आप कहाँ पे डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल को, यूज़ करने का तरीका कुछ इस तरह का है। सो नाउ वी नो हाउ टू define a structure, how to declare the variables of structure, how to use their members or elements of a structure. Now next is passing structure to function as value and reference. कैसे पास कर सकते हैं हम स्ट्रक्चर को एज अ वैल्यू या एज अ रेफरेंस, कैसे पास कर सकते हैं, लेट्स सी। सपोज ये स्ट्रक्चर है हमारे पास, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ ताकि इट सीम्स थोड़ा सा स्पेस बन जाए। नाउ हमें क्या करना है, हमें इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को, इस पर्टिकुलर वेरिएबल को हमें किसी फंक्शन में पास करना है। सो कैसे पास करेंगे, लेट्स सी। सपोज हमारे पास एक क्लास है, इसके अंदर इंट मेन है, इंट मेन में अभी कुछ कुछ चीज़ें लिखी जाएंगी, और एक और फंक्शन है सपोज void catch, और यहाँ पे हमें उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को कैच करना है। सो नाउ क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमने वेरिएबल ऑलरेडी बनाया हुआ है, सो यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, से सी इन I1 डॉट रोल नंबर
और सी इन डॉट गेट I1 डॉट नेम साइज 50। अब इस पर्टिकुलर फंक्शन का नाम कैच है और इसको क्या कैच करना है, यहाँ से जो भी स्ट्रक्चर को थ्रो किया जाएगा उसको यहाँ पे कैच करना है इसको। सो स्ट्रक्चर का नाम क्या है, आइटम। जब हम सिंपल भी किसी वैल्यू को कैच करते थे तो उस पर्टिकुलर वैल्यू के डेटा टाइप का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे, या यू कैन से एक वेरिएबल क्रिएट करते थे। सो सिमिलरली यहाँ पर भी हमें आइटम के किसी ऑब्जेक्ट को कैच करना है, तो हमने आइटम के एक वेरिएबल को क्रिएट किया। देन क्या करेंगे, वेरिएबल को क्रिएट किया मैंने यहाँ पे, एंड यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास एक वेरिएबल ऑलरेडी है I1 जिसमें कि कुछ वैल्यूज़ हैं। तो मैंने क्या किया, इस वैल्यूज़ को कैच के थ्रू मैंने यहाँ पे पास कर दिया I1, एंड इसके अंदर हम कुछ इस पे काम कर सकते हैं। सपोज मुझे एडिट करना है, मैंने I2 के रोल नंबर को एडिट कर दिया, और मैंने I2 के नेम को भी एडिट कर दिया। नाउ क्योंकि आपको पास बाय वैल्यू का कॉन्सेप्ट पता है कि पास बाय वैल्यू, नॉर्मल पास बाय वैल्यू में हम क्या करते हैं कि ये जो यहाँ जहाँ से हम थ्रो करते हैं वहाँ के जो पर्टिकुलर डेटा होता है, वहाँ का जो पर्टिकुलर वैल्यू होता है उस वेरिएबल का, वो वैल्यू जहाँ पे हम कैच कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट में या उस वेरिएबल में स्टोर होता है। मतलब कि I1 को हम स्टोर करते हैं I2 में, नथिंग एल्स। रेफरेंस पास नहीं हो रहा है, मतलब कि I2 में अगर हम कोई भी चेंजेस करेंगे तो I1 विल नॉट अफेक्ट। ये यहाँ पे इस स्ट्रक्चर के केस में भी ऐसा ही होता है जैसे कि नॉर्मल वेरिएबल के केस में होता है। सो हियर अगर हम I2 में कोई भी चेंजेस कर रहे हैं तो इट विल नॉट अफेक्ट द I1, जो हमारा स्ट्रक्चर था पहले, उसको उसके वेरिएबल पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब कि उसका रोल नंबर वही रहेगा जो पहले था, एंड नेम भी वही रहेगा जो पहले था, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा I2 में चेंजेस करने पे। सो अगर हम चाहते हैं कि I1 का रेफरेंस पास किया जाए I2 को, ताकि हमें दोबारा से यहाँ कुछ रिटर्न ना करना पड़े, वो डायरेक्टली I1 पे ही चेंजेस हो जाए, अपडेशन हो जाए। सो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे रेफरेंस का, कॉल बाय रेफरेंस। किस तरह से, लेट्स सी। यहाँ पे हम I2 को लेने की जगह %I2 लेंगे। दैट मीन्स it will store the address of the structure which is thrown to it, जो इसमें डाला गया है उसके एड्रेस को उठाएगा। वो एड्रेस मतलब कि इसके करस्पॉन्डिंग जितने भी डेटा मेंबर्स होंगे उन सब के एड्रेसेस इसमें स्टोर हो जाएंगे, एंड देन जब हम इसमें मैनिपुलेट करेंगे कुछ भी, तो दैट विल बी मैनिपुलेटेड इन दी वेरिएबल I1। सो ये तरीका है पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस इन द स्ट्रक्चर। नाउ नेक्स्ट इज फंक्शन रिटर्निंग स्ट्रक्चर। अब ये तो समझ में आ गया कि हम फंक्शन में पास कैसे करें। अगर हमें रिटर्न करना है, सपोज पहले वाला केस हमारा जो था, यहाँ पे पहले वाला केस जो हमारा था पास बाय वैल्यू में, कॉल बाय वैल्यू में, यहाँ पे % नहीं था, और ये जो मेंबर है, वेरिएबल है, इसके कुछ भी चेंज करने पे यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। सो अगर हमें इसको कहीं से रिटर्न कराना है, सपोज हमें यहाँ से कुछ वैल्यू रिटर्न करानी है स्ट्रक्चर की, जो कि कहीं स्टोर हो
सो यहाँ पे क्या करेंगे देन हम यहाँ सपोज, क्योंकि हमें स्टोर करने के लिए एक स्ट्रक्चर टाइप का ही जो स्ट्रक्चर है उसी टाइप का ही एक वेरिएबल चाहिए हमें। सो हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं, सपोज यहाँ लेते हैं आइटम I3 एंड नाउ क्या हो रहा है यहाँ पे अब तक वॉइड था। नाउ यहाँ पे हमें कुछ रिटर्न करना है तो पर्टिकुलरली वही डेटा टाइप देना पड़ेगा। हम रिटर्न क्या कर रहे हैं, आइटम टाइप का डेटा टाइप। आइटम इज नथिंग बट यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, क्योंकि आइटम हमारा डेटा टाइप है यहाँ पे और वही हमें रिटर्न करना है, तो हम यहाँ पे आइटम लिखेंगे। आइटम कैच, देन आइटम एक वेरिएबल कैच कर रहा है, उसमें कुछ मैनिपुलेशन कर रहा है एंड देन इस पर्टिकुलर वेरिएबल को रिटर्न कर रहा है। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, रिटर्न I2। नाउ अब यहाँ से रिटर्न कर रहा है, तो जब यहाँ पे हम कैच को कॉल करेंगे तो हमें इस वैल्यू को कहीं होल्ड करना होगा। सो लेट मी रिमूव दिस स्टेटमेंट। नाउ अब अगर हमें कैच करना है किसी आइटम टाइप के वैल्यू को, आइटम टाइप के वेरिएबल को, तो हमें आइटम टाइप का ही कोई वेरिएबल चाहिए होगा, जो कि हमने यहाँ पे डिफाइन किया I3। तो I3 में हमने स्टोर कर दिया कैच को कॉल करके I1 के साथ। दिस विल बी दी सिंटैक्स कि हमने कैच को कॉल किया I1 के साथ और जो भी वैल्यू रिटर्न हो रही है वो मैंने I3 में स्टोर कर लिया। सो अब क्या होगा कि जैसे ही यहाँ पे आएगा तो सबसे पहले I3 एक वेरिएबल डिक्लेयर करेगा आइटम टाइप का, देन सी इन करेगा I1 में, सी इन करेगा I1 के नेम में, देन एक कॉल आएगा यहाँ पे कैच I1। दिस I1 विल बी पास इनटू दी फंक्शन कैच और इसका रिटर्न टाइप जो होगा वो I3 में स्टोर होगा। ना यहाँ से जब यहाँ आता है कंट्रोल, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, I2 टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा है आइटम का, देन अंदर आने के बाद I2 में कुछ वैल्यू इनिशियलाइज हो रही है, देन रिटर्न दी I2 को दोबारा रिटर्न कर रहा है, क्योंकि I2 जो है वो आइटम टाइप का वेरिएबल है, इसलिए यहाँ पे डेटा टाइप आइटम है। सो दिस वाज ऑल अबाउट function returning structure. Now next topic is our array of structure. अब स्ट्रक्चर का अगर एरे हमें क्रिएट करना हुआ और उसको एक्सेस करना हुआ तो किस तरह से करेंगे, लेट्स सी। नाउ अगर सपोज हमें ये I1 जो है ये हमें एज अ एरे पास करना है। सपोज अगर हमें I1 टाइप का 10 वेरिएबल चाहिए, I1 टाइप का हमें 10 वेरिएबल चाहिए, क्योंकि हमारे क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं सपोज। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, I1 टाइप का 10 वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया, मतलब कि इस तरह का कुछ एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। नाउ दिस विल बी I, ये जो है ये I है, I1 सपोज। तो I1 तरह का 10 वेरिएबल एक क्रिएट हो गया, जिसमें कि हम आइटम के डेटा मेंबर्स को स्टोर कर सकते हैं हर एक ब्लॉक में। सो नाउ अब हम इसको स्टोर कैसे करेंगे, लेट मी रिमूव दिस। इंट मेन होगा ही होगा जिसके अंदर कि हम स्टोर करेंगे। सो जैसे कि हमें पता है कि इसकी जो साइज़ है वो 10 है, मतलब कि 10 वेरिएबल्स ये होल्ड कर सकता है। अगर हमें इसे इनिशियलाइज करना है तो हम किसी भी तरह का लूप यूज़ कर सकते हैं, इफ़ का भी यूज़ कर सकते हैं, वाइल का यूज़ कर सकते हैं, सॉरी इफ़ नहीं यूज़ कर सकते, वाइल, डू वाइल या फॉर का यूज़ कर सकते हैं। सो सपोज अगर हमने यहाँ पे फॉर का यूज़ किया, फॉर
int I is equal to 0, I is less than 10, I प्लस प्लस, क्योंकि हमें साइज पता है 10 है तो इसलिए हमने यहाँ पे 10 डाल दिया. एंड देन नाउ सपोज कि हमें इसके वेरिएबल्स को रीड करना है, तो हमने क्या किया, सी इन किया रोल नंबर के लिए, सी इन डॉट गेट किया नेम के लिए. सो सी इन करेंगे तो I1 डॉट रोल नंबर कुछ इस तरह का. अब हमें किस हिसाब से करना है, हमें इंडेसेस के हिसाब से चलना है. यहाँ पे हमने I को सबसे पहले 0 किया, तो मतलब कि यहाँ से ही शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, I लिख देंगे. तो मतलब कि I1 के ith इंडेक्स पे रोल नंबर स्टोर होगा और I1 के ith इंडेक्स पे नेम स्टोर होगा 50 साइज का. सो नाउ इट इज़ क्लियर कि हर एक जो इंडेक्स पे बॉक्सेस हैं ये कंटेन कर रहे हैं रोल नंबर और नेम्स को, जिसको कि हम इस तरह से इनपुट कर सकते हैं. आई की वैल्यू जो है वो बढ़ती चली जाएगी और सारे जो बॉक्सेस हैं वो फिल होते चले जाएंगे. तो इस तरह से हम डिक्लेयर करते हैं इसको एरे ऑफ स्ट्रक्चर को, और इस तरह से यूज़ करते हैं, उसमें डेटा इनपुट करते हैं. अगर इसमें आउटपुट करना होगा तो यहाँ सी आउट कर लेंगे, दैट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम. सो नाउ डिक्लेरेशन हो गया कि हम एरे ऑफ स्ट्रक्चर बनाते कैसे हैं. नाउ पासिंग एरे ऑफ स्ट्रक्चर टू अ फंक्शन, अगर हमें किसी फंक्शन में इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हमें पास करना है. सो अगर हम सिंपल स्ट्रक्चर पास करते हैं तो उसमें क्या होता है, लेट्स सी, सपोज यहाँ पे इंट क्लोज हो गया, हम यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं जिसमें कि हमें आर्ग्यूमेंट में इस पर्टिकुलर एरे ऑफ स्ट्रक्चर को लेना है I1. सो सपोज void है इसका रिटर्न टाइप, देन कैच आइटम I2, दैट्स इट. क्योंकि हमें पता है कि हमें कैच क्या करना है, एक आइटम टाइप का एरे कैच करना है, उसकी साइज़ हमें नहीं पता, सो हमने साइज़ ब्लैंक छोड़ दिया. नाउ क्या होगा यहाँ पे, जब हम यहाँ से कॉल करेंगे इस I1 एरे को तो यहाँ पे स्टोर होगा ये. सपोज हमने यहाँ पे कॉल किया कैच I1, जैसे हम सिंपल एरे को पास करते हैं उसी तरह एरे ऑफ स्ट्रक्चर को भी पास करेंगे. सिंपल एरे में हम क्या करते थे, सिर्फ एरे का नाम देते थे एंड यहाँ पे उस एरे के नाम का जो पहला एड्रेस है वो स्टोर होता था आगे. यहाँ पर भी सेम वही प्रोसीजर है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है क्योंकि ये एरे ऑफ स्ट्रक्चर है. तो जैसे ही हम I1 यहाँ लिखेंगे कैच में पास करेंगे तो जो पहला एड्रेस है, द वेरी फर्स्ट एड्रेस from that particular array of structure will be passed and stored in the I2. क्योंकि हमें array का कॉन्सेप्ट पता है कि वो सीक्वेंशियल फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है, तो फर्स्ट एड्रेस इज इनफ टू एक्सेस ऑल ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एरे. तो हम यहाँ पे पूरा एरे कॉपी करने के बजाय हम उसका फर्स्ट एड्रेस पास कर देते हैं एंड यहाँ पे कैच करने के बाद उसमें जो भी मैनिपुलेशन करने होते हैं हम यहाँ पे करते हैं. डू समथिंग विथ एरे ऑफ स्ट्रक्चर. सो कुछ इस तरह से हम एरे ऑफ स्ट्रक्चर को पास करके यूज़ कर सकते हैं. सो this was all about passing array to the function, passing array of structure to a function. Now next is our the topic using typedef keyword. typedef keyword का use हम किस तरह से कर सकते हैं, let's see किस तरह से कर सकते हैं. typedef होता क्या है,
टाइप डेफ कीवर्ड का हम यूज़ करते हैं किसी डेटा टाइप के अलाइजेस को क्रिएट करने के लिए। नाउ मतलब कि किसी पर्टिकुलर डेटा टाइप के डुप्लीकेट को क्रिएट करने के लिए हम टाइप डेफ का यूज़ करते हैं। डुप्लीकेट कहने का मतलब ये नहीं है कि एट द टाइम हम उस डेटा टाइप और उस नए नाम दोनों को यूज़ कर सकते हैं। एट अ टाइम हम दोनों में से किसी एक को ही यूज़ कर सकते हैं। सपोज टाइप डेफ हमने यूज़ किया कुछ इस तरह से, यहाँ पे ऐसे टाइप डेफ है, इसका सिंटेक्स में बता रही हूँ अभी फ़िलहाल। तो यहाँ पे कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, नाउ व्हाट विल नीडेड, यहाँ पे डेटा टाइप एंड समथिंग लाइक दैट, इस तरह का कुछ सिंटेक्स होगा। नाउ कंस्ट्रेन इज नॉट वेरी मच नेसेसरी। आप नहीं भी रखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ये चीज़ नहीं होता है यहाँ पे तो भी दिस कैन बी कंसिडर्ड एज द सिंटेक्स ऑफ टाइप डेफ डेटा टाइप एंड अलाइजा नेम। सो क्या किस तरह से, सपोज एक मैंने करके देखा, टाइप डेफ इंट एंड अलाइजा नेम मैंने दे दिया इंटीजर। So now on int data type will be considered as the name integer। मतलब कि अगर हमें किसी प्रोग्राम में इंटीजर टाइप का कोई वेरिएबल डिफाइन करना है, से I, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? नॉट बाई इंट बट बाई इंटीजर। नॉट बाई इंट क्योंकि हमने यहाँ पे चेंज कर दिया, इंट को टाइप डेफ कर दिया इंटीजर में, तो इसलिए हम यहाँ पे इंट का यूज़ नहीं करेंगे, इंटीजर का यूज़ करेंगे। एक और देख लेते हैं, सपोज टाइप डेफ मैंने किया कैर को कैरेक्टर में। सो नाउ अगर हमें कोई कैरेक्टर डिफाइन करना है ch, देन कैर हम यूज़ नहीं करेंगे, इंस्टेड वी विल यूज़ कैरेक्टर कीवर्ड। सो मीन्स किसी अगर नॉर्मल किसी वर्ड को अगर हमें कीवर्ड बनाना है किसी डेटा टाइप के करस्पॉन्डिंग, तो इस तरह का हम यूज़ कर सकते हैं टाइप डेफ इंट इंटीजर या टाइप डेफ कैर कैरेक्टर। इस तरह से हम डेटा टाइप्स को किसी और के वर्ड से एसोसिएट कर सकते हैं एंड देन वी विल यूज़ दैट पर्टिकुलर वर्ड जिसमें कि हमने टाइप डेफ किया है। Now, this was all about type def. Our next topic is defining a macro by using hash defined preprocessor directive. उससे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि preprocessor directive का मतलब क्या होता है। प्री प्रोसेसर एज यू ऑल नो हैश को बोला जाता है, हैश इज कॉल्ड प्री प्रोसेसर। नाउ डायरेक्टिव क्या होता है? कोई कीवर्ड सपोज डिफाइन विच डायरेक्ट सम स्पेसिफिक टास्क या किसी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ कोड में हमें कंट्रोल पास करना हुआ, डायरेक्ट करना हुआ उधर कंट्रोल को, तो हम डायरेक्टिव्स का यूज़ करते हैं। सो नाउ दिस इज क्लियर कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स का मतलब क्या होता है। प्री प्रोसेसर refers to hash and directives
are those keywords which are used to direct something, some code, some other things. So basically hash defined हम use करते हैं macro define करने के लिए. Macro क्या होता है? Macro is nothing but set of instructions, a small program which you can use multiple times by hash define. हैश डिफाइन का यूज़ करेंगे हम किसी मैक्रो को डिक्लेयर करने के लिए, देन उसका फर्दर हम यूज़ करेंगे. सपोज़ अगर मैंने एक एग्जांपल लेके आपको बताती हूँ, अगर मुझे किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू देनी है, सपोज़ अगर मुझे एक नाम है उसके अंदर मुझे कोई वैल्यू देनी है, सो हम किस तरह से यूज़ करेंगे? हैश डिफाइन मैक्स 10. That's it. This is a macro. This is a kind of macro जिसका कि यूज़ हम फर्दर कर सकते हैं. हमने क्या किया? हैश डिफाइन किया मैक्स नाम के वेरिएबल को जिसमें कि हमने वैल्यू डाली 10. अब इस मैक्स को हम फर्दर यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में कहीं भी. सपोज़ अगर मैंने कोई मैंने एरे लिया है टेबल नाम का, तो सपोज इंट टेबल, हमें यहाँ साइज देनी है, हमने मैक्स दे दिया. जैसे हम यहाँ पे मैक्स लिखेंगे तो ये मैक्रो हमारा एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पे हमें पता चलेगा कि मैक्स की वैल्यू जो है वो 10 है, तो मैक्स विल बी रिप्लेस्ड बाई 10. तो दिस इज बेसिकली यूजेस ऑफ this macro by hash define preprocessor directive, जिसको कि हम कुछ इस तरह से यूज़ कर सकते हैं. So that was all about hash define. Now एक बार फटाफट से हम रिविजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा आज. सबसे पहले इंट्रोडक्शन, यूज़र डिफाइन डेटा टाइप क्या होता है. C++ हमें कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं जिसकी हेल्प से हम अपनी मनपसंद का डेटा टाइप क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें कि हम अपनी मनपसंद का हम वेरिएबल ऐड कर सकते हैं, बहुत सारे वेरिएबल्स ऐड कर सकते हैं और उनका फर्दर यूज़ कर सकते हैं वेरिएबल की हेल्प से उस स्ट्रक्चर के. सेकेंड इज स्ट्रक्चर. यूज़र डिफाइन डेटा टाइप कई तरह के होते हैं, लाइक स्ट्रक्चर, क्लास एंड यूनियन, बट इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमने स्ट्रक्चर पढ़ा. स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर एक तरह का यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होता है जिसमें कि हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं, कुछ उस स्ट्रक्चर के वेरिएबल को क्रिएट करके उनको यूज़ करते हैं फर्दर. नाउ डिफाइनिंग स्ट्रक्चर किस तरह से डिफाइन करते हैं? स्ट्रक्ट वर्ड का यूज़ करते हैं. हम स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए अपना मनपसंद का नाम देते हैं, कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम उसका डेफिनेशन लिखते हैं. सपोज डेफिनेशन में क्या हमने लिखा? इंट आई. तो इंट आई जो है वो उस स्ट्रक्चर का डेटा मेंबर होगा. नेक्स्ट इज डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल्स. कैसे डिक्लेयर करते थे? कहीं पे जहाँ हमें स्ट्रक्चर के वेरिएबल को यूज़ करना है वहाँ स्ट्रक्चर का नाम दिया. सपोज हमने यहाँ पे आइटम नाम का स्ट्रक्चर यूज़ किया था, तो आइटम आई हमने लिखा, तो उस स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल क्रिएट हो गया आई नाम का. नाउ एक्सेसिंग स्ट्रक्चर एलिमेंट्स. स्ट्रक्चर एलिमेंट्स का यूज़ हम डॉट ऑपरेटर की हेल्प से करते थे. सपोज आई नाम का कोई वेरिएबल है आइटम स्ट्रक्चर का, तो उसके अगर किसी डेटा मेंबर है रोल नंबर, उसको हमें एक्सेस करना है तो आई डॉट रोल नंबर करके हम एक्सेस कर सकते हैं. नेक्स्ट इज पासिंग स्ट्रक्चर टू फंक्शन एज वैल्यू एंड रेफरेंस. जिस तरह से हम नॉर्मल वैल्यूज़ को रेफरेंस और वैल्यू में पास करते थे उसी तरह स्ट्रक्चर को भी पास करेंगे. स्ट्रक्चर को पास करने के लिए हमने सपोज आई नाम का कोई वेरिएबल क्रिएट किया, तो जहाँ पे हम कैच कर रहे हैं वहाँ के आर्गुमेंट में भी हम आइटम नाम का एक i2 वेरिएबल क्रिएट करेंगे. देन कॉल करते टाइम सिर्फ स्ट्रक्चर का नाम पास करेंगे उस पर्टिकुलर फंक्शन के साथ. रेफरेंस में क्या करेंगे? रेफरेंस में भी हम पास करते टाइम तो उस पर्टिकुलर फंक्शन के साथ वो वेरिएबल का नाम ही पास करेंगे, स्ट्रक्चर के वेरिएबल का नाम. लेकिन जहाँ हम कैच करेंगे उसके आर्ग्यूमेंट में आइटम और एम्परसेंट देन वेरिएबल का नाम. सो इस तरह से
वैल्यू पास होगी, मतलब रेफरेंस पास होगा, वैल्यू नहीं पास होगी। सो फंक्शन रिटर्निंग स्ट्रक्चर, कोई फंक्शन अगर स्ट्रक्चर रिटर्न करना चाहता है तो दैट ऑल्सो कैन बी डन। किस तरह से, सपोज हमारे पास किसी फंक्शन में आई नाम का एक वेरिएबल है आइटम स्ट्रक्चर का, तो रिटर्न आई करेंगे एंड जब हम ऊपर उसका नाम लिखेंगे तो नाम में आइटम आएगा डेटा टाइप की जगह पे, रिटर्न डेटा टाइप की जगह पे, क्योंकि हम आइटम टाइप का वेरिएबल रिटर्न कर रहे हैं। और जहाँ पे कैच करेंगे हम, वहाँ पर भी वैल्यू हम उसी आइटम टाइप के ही वेरिएबल में स्टोर करेंगे, अदरवाइज एरर आएगी। एरे ऑफ स्ट्रक्चर, जैसे हम सिंपली किसी और डेटा टाइप का एरे क्रिएट करते हैं उसी तरह हम स्ट्रक्चर का भी एरे क्रिएट कर सकते हैं। किस तरह से, एरे का नाम देंगे, स्ट्रक्चर का नाम देंगे, देन वेरिएबल का नाम देंगे, फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसकी साइज, देन ये होगा एरे ऑफ स्ट्रक्चर। उसमें वैल्यूज़ भी हम उसी तरह से फिल करेंगे जैसे हम एरे के केस में करते थे। एक फॉर लूप लगाएंगे जो कि 0 से उस साइज तक चलेगा, देन उसके डेटा मेंबर्स को इनपुट करेंगे उन पर्टिकुलर इंडेक्सेस पे। नाउ पासिंग एरे ऑफ स्ट्रक्चर एज फंक्शन, जैसे हम नॉर्मल एरे पास करते हैं उसी तरह एरे ऑफ स्ट्रक्चर को भी हम पास करेंगे। सिर्फ स्ट्रक्चर का वेरिएबल का नाम होगा पास करते टाइम, और जहाँ कैच होगा वहाँ पर आर्ग्यूमेंट में भी हम स्ट्रक्चर का नाम, वेरिएबल का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट, ये सिंटेक्स होगा इसका सिंपल। यूजिंग टाइप डेफ, टाइप डेफ किस लिए यूज़ करते हैं हम, किसी डेटा टाइप को किसी और मतलब नाम से रिप्रेजेंट करने के लिए हम टाइप डेफ यूज़ करते हैं। टाइप डेफ यूज़ करने का तरीका क्या है, टाइप डेफ डेटा टाइप, देन अलाइजा नेम। तो अगर हमें इंट को इंटीजर लिखना है तो टाइप डेफ इंट इंटीजर, इस तरह से हम डिक्लेयर कर सकते हैं। डिफाइनिंग अ मैक्रो बाय यूजिंग हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी, अगर हमें कोई मैक्रो छोटा सा प्रोग्राम हमें लिखना है जो कि हम प्रोग्राम अपने मेन प्रोग्राम में कहीं यूज़ कर सकते हैं, तो हम हैश डिफाइन का यूज़ करेंगे कुछ इस तरह से। मैक्सिमम हमने मैक्स लिया, उसमें मैंने 10 वैल्यू डाल दिया, तो यहाँ पे जब हम मैक्स लिखेंगे तो ये 10 वैल्यू यहाँ पे मैक्स से रिप्लेस हो जाएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज चैप्टर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप फ्रॉम क्लास 11th। वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।